अरे क्या वाकई 4500 रुपए में एक स्मार्टफोन मिल सकता है? और वो भी ऐसा जो कहे कि मेड इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया और ऊपर से सबसे सुरक्षित। हाँ, यही सवाल है आजकल। ये नेक्स्ट क्वांटम कंपनी के नए फोन आए हैं, AI प्लस पल्स 4G और AI प्लस नोवा 5G। बिल्कुल। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। और ये जो हमारी पड़ताल है, ये टेक मास्टर यूट्यूब चैनल के एक वीडियो पर आधारित है। उन्होंने इन सस्ते फोन्स का काफी बारीकी से विश्लेषण किया है। अच्छा। हमारा लक्ष्य है कि हम समझें कि ये जो दावे हैं कंपनी के, कीमत, फीचर्स और सबसे जरूरी सिक्योरिटी, इनमें कितना दम है और वीडियो में क्या बातें सामने आई। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं ये दावों और हकीकत का खेल क्या है। कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी स्रोत से मिली है उसे जस का तस, बिना किसी लाग लपेट के सामने रखें। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग और पहली छाप से। जैसा आपने बताया, 2 मॉडल हैं। AI प्लस पल्स 4G वाला 4,500 का, 4,500? कमाल है। और दूसरा AI प्लस नोवा 5G, वो है 7,500 का। कीमतें तो मतलब सच में ध्यान खींचती हैं। हाँ, 4500 रुपए में तो आजकल अच्छे फीचर फोन भी मुश्किल से मिलते हैं। तो वीडियो के हिसाब से अनबॉक्सिंग में क्या था? पैकेजिंग कैसी थी? पैकेजिंग तो बहुत साधारण सी बनाई है, लेकिन बॉक्स के अंदर सामान ठीक ठाक है। फोन है, एक बेसिक सा TPU केस है। अरे वाह, केस भी है। हाँ, ये अच्छी बात है। फिर कुछ ज्यादा ही डॉक्यूमेंटेशन है, वारंटी कार्ड, गाइड वगैरह, और 10 वॉट का चार्जर, USB-A से C केबल और सिम इजेक्टर पिन। अच्छा, यहाँ एक बात खटकी। 10 वॉट चार्जर। आजकल तो फास्ट चार्जिंग का जमाना है। हाँ, यही तो एक पेज है। वीडियो में बताया गया कि फोन दोनों ही मॉडल असल में 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। क्या? फिर 10 वॉट का चार्जर क्यों दिया? अब ये कॉस्ट कटिंग है या क्या पता नहीं, लेकिन सच कहूं तो इस कीमत पर फोन के साथ चार्जर और कवर मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई है आजकल। हाँ, ये बात भी सही है। 50-50 हजार के फोन के साथ चार्जर गायब है। बिल्कुल। खैर, डिजाइन कैसा है? दिखने में कैसे लगते हैं फोन? क्योंकि सस्ता फोन अक्सर दिखने में भी सस्ता लगता है। यही तो कहानी पलटती है। वीडियो में समीक्षक ने कुछ लोगों को फोन दिखाए और कीमत पूछी। अच्छा, क्या अंदाजा लगाया लोगों ने? किसी ने कहा 10,000, किसी ने 12, किसी ने 15,000। मतलब कोई भी 4,500 या 7,500 के पास भी नहीं फटका। अरे वाह, मतलब फोन दिखने में प्रीमियम लगते हैं। हाँ, बिल्ड क्वालिटी भी सॉलिड बताई है। प्लास्टिक बॉडी है, जाहिर है इस दाम पर हाथ में सस्ता वाला फील नहीं देता। और फीचर्स? 4,500 वाले पल्स में क्या खास है? उसमें भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और वो तेज काम करता है, ऐसा वीडियो में कहा गया। कमाल है, इस कीमत पर फिंगरप्रिंट सेंसर। हाँ, और ड्यूल सिम स्लॉट के साथ साथ अलग से माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी है। वाह, 1 टेराबाइट तक मेमोरी बढ़ा सकते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया है। अक्सर हाइब्रिड स्लॉट मिलता है। सही कहा। और नोवा 5G में भी ये सब तो है ही, साथ में 5G और थोड़े बेहतर स्पेक्स। तो पहली नजर में तो ये फोन मतलब वैल्यू फॉर मनी के बादशाह लगते हैं। बिल्कुल, पैसा वसूल वाली फीलिंग आ रही है सुनकर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी तो होगा। अब आते हैं उन बड़े दावों पर, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता। बिल्कुल। कंपनी है नेक्स्ट क्वांटम और इसके फाउंडर है माधव सेठ। इनका दावा है कि इन्होंने एक सॉवरेन मोबाइल OS बनाया है। सॉवरेन मोबाइल OS, ये क्या चीज है? उनका कहना है कि ये OS यूजर का जो सेंसिटिव डेटा होता है, जैसे फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट, लोकेशन, उसे दूसरी ऐप से बचाता है। उनका तर्क है कि प्ले स्टोर पर 50-60% मुफ्त ऐप्स गलत तरीके से डेटा लेती हैं। ये तो बड़ी बात कह रहे हैं। तो ये OS पूरी तरह नया है, विदेशी दखल नहीं है इसमें? दावा तो यही है। कहते हैं डेटा भारत में ही स्टोर होता है, हालांकि गूगल के सर्वर पर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर यही उनका कहना है। और इसमें एक रियल टाइम प्राइवेसी डैशबोर्ड भी है। वो क्या करता है? वो दिखाता रहता है कि कौन सी ऐप कब आपका कैमरा, माइक, लोकेशन इस्तेमाल कर रही है। मतलब यूजर को ज्यादा कंट्रोल। और ये माधव सेठ, इनका नाम सुना हुआ लगता है। हाँ, ये पहले रियलमी इंडिया के CEO थे, फिर हॉनर टेक के CEO बने, जहां महंगे फोन लॉन्च किए थे। याद हो 55,000 वाला फोन जो सेल में 25,000 का बिका था? हाँ हाँ, याद आया। उसके बाद अल्केटेल से भी जुड़े थे। तो वीडियो में समीक्षक ने इसे एक तरह से देशभक्ति या आत्मनिर्भर वाले एंगल से जोड़ा कि अब वो बजट सेगमेंट में कुछ भारतीय करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। तो क्या ये सॉवरेन OS वाकई सॉवरेन है? वीडियो में इसकी पड़ताल हुई? हाँ, और यहीं से कुछ चिंताएं, मतलब रेड फ्लैग्स दिखने शुरू हुए। OS चलाने में तो तेज और स्मूथ बताया गया है, कोई लैग वगैरह नहीं। लेकिन उसका जो लुक एंड फील है, कंट्रोल सेंटर है, सेटिंग्स है, वो काफी हद तक रियलमी के
कलर ओएस या Realme UI जैसा ही दिखता है। अच्छा, तो मतलब ये बिल्कुल नया ओएस नहीं है, शायद उसी पर बना है। ऐसा लगता तो है, और असली चिंता इसके बाद शुरू हुई जब प्री इंस्टॉल्ड एप्स यानी ब्लोटवेयर पर नजर डाली गई। हाँ, ब्लोटवेयर तो आजकल हर फोन में होता है। इसमें क्या खास था? फोन में एक AI सर्च फीचर है। उसे इस्तेमाल करने पर एक ऐप का सुझाव आया, डीप सीक। डीप सीक? ये क्या है? समीक्षक ने जब खोजबीन की तो पता चला कि ये एक विवादास्पद चीनी AI चैटबॉट है। इस पर आरोप है कि ये चीनी सरकार के हिसाब से जवाब देता है और सेंसिटिव मुद्दों को सेंसर करता है। अरे बाप रे! एक सबसे सुरक्षित और सॉवरेन ओएस में ऐसी आपका रिकमेंडेशन, वो भी बिना इंस्टॉल किए? हाँ, समीक्षक ने साफ कहा कि उन्होंने इंस्टॉल नहीं किया था, ये सिस्टम ने खुद रेकमेंड किया। और बात यहीं नहीं रुकी। और क्या मिला? फोन में कुछ और ऐप्स पहले से डाले हुए मिले। फोन क्लोन, फोन मैनेजर, फोन असिस्ट। वीडियो के मुताबिक ये ऐप्स भी चीनी डेवलपर से जुड़े हैं। तो फिर सवाल वही है, अगर इतना ही सुरक्षित ओएस बनाना था, तो ये चीनी ऐप्स पहले से क्यों डाले, जिनकी डेटा प्राइवेसी पर वैसे ही सवाल उठते रहते हैं? बिल्कुल, ये सुरक्षा के दावों पर सीधा सवाल है। और फिर समीक्षक ने और गहराई में जाकर इन ऐप्स की प्राइवेसी पॉलिसी को देखा। अच्छा, क्या निकला उसमें? उन्होंने AI प्लस के फोन क्लोन ऐप की पॉलिसी की तुलना ओप्पो, सैमसंग, वीवो के क्लोनिंग ऐप्स से की, और जो मिला वो और भी चौंकाने वाला था। क्या था ऐसा? AI प्लस फोन क्लोन ऐप की पॉलिसी में कथित तौर पर लिखा है कि ये ऐप बैकग्राउंड में आपकी जानकारी और आपके फोन में कौन-कौन सी दूसरी ऐप्स हैं उनकी लिस्ट एक्सेस कर सकता है, वो भी बिना आपकी साफ सहमति के। क्या? क्लोनिंग ऐप को मेरे सारे ऐप्स की लिस्ट क्यों चाहिए बैकग्राउंड में, बिना पूछे? ये तो गलत है। बिल्कुल गलत है। और एक और चीज, एनोनिमस डेटा कलेक्शन। हाँ, वो जो पूछते हैं कि सिस्टम सुधारने के लिए डेटा शेयर करना है या नहीं। हाँ, ज्यादातर कंपनियां पूछती हैं, आप हाँ या ना कह सकते हैं, पर ये सबसे सुरक्षित AI प्लस फोन वीडियो के अनुसार ये पूछता ही नहीं है। अनुमति मांगे बिना ही शायद डेटा लेता हो। पारदर्शिता की कमी है। और शायद सबसे खतरनाक क्लॉज भी था कोई। हाँ, थर्ड पार्टी डेटा शेयरिंग वाला। पॉलिसी में लिखा है कि वो अपने ऐप्स में बाहर की कंपनियों की कोड SDKs इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो थर्ड पार्टी कंपनियां आपके डेटा का गलत इस्तेमाल करें तो AI प्लस या नेक्स्ट क्वांटम जिम्मेदार नहीं होगा। जिम्मेदारी यूजर की। अरे, ये क्या बात हुई? मतलब हम आपका ऐप इस्तेमाल करें और अगर उसमें लगी किसी और कंपनी की कोड से डेटा लीक हो तो हमारी गलती? हाँ, पॉलिसी तो यही कहती है, ऐसा वीडियो में बताया गया। जबकि दूसरी बड़ी कंपनियां कुछ हद तक जिम्मेदारी लेती हैं या अपने पार्टनर्स पर नजर रखने की बात करती हैं। यहाँ तो साफ पल्ला झाड़ लिया। तो एक तरफ सबसे सुरक्षित सॉवरेन ओएस का ढोल, दूसरी तरफ प्राइवेसी पॉलिसी में ऐसे छेद। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। जैसा वीडियो में पूछा गया, भाई किस लेवल की सेफ्टी दे रहे हो फिर? बिल्कुल, ये सारी बातें सुरक्षा के दावों पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती हैं। पर कहानी का दूसरा पहलू भी देखना होगा। हाँ, वो क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ फीचर्स। वहां कुछ अच्छा है। वहाँ फोन फिर से चौंकाते हैं, और इस बार अच्छे तरीके से। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों में 6.74 इंच का बड़ा HD प्लस डिस्प्ले है। HD प्लस? फुल HD नहीं? HD प्लस ही है। कीमत को देखते हुए शायद ठीक है, लेकिन यहाँ भी सरप्राइज है। जो पल्स 4G मॉडल है, 4,500 रुपए वाला, हाँ, उसमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। क्या बात कर रहे हो? 4,500 में 90 हर्ट्ज? हाँ, और जो नोवा 5G मॉडल है, 7,500 रुपए का, उसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। अरे वाह, ये तो कमाल है। इस कीमत पर हाई रिफ्रेश रेट मतलब स्क्रोलिंग वगैरह मक्खन होगी। बिल्कुल। और परफॉर्मेंस, अक्सर सस्ते फोन यहीं अटकते हैं। हाँ, प्रोसेसर कौन सा है? मीडियाटेक, स्नैपड्रैगन? नहीं, दोनों में यूनिसॉक के चिपसेट है, जिन्हें आमतौर पे एंट्री लेवल माना जाता है। ओह, फिर तो परफॉर्मेंस उम्मीद से कहीं बेहतर। वीडियो के मुताबिक 4,500 रुपए वाला पल्स 4G भी रोजमर्रा के काम, ऐप स्विचिंग, सोशल मीडिया ब्राउजिंग बिना अटके कर लेता है। अच्छा। मल्टीटास्किंग भी ठीक है। और 5G वाला नोवा? उसकी परफॉर्मेंस की तुलना स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 से की गई, जो 8-10 हज़ार या उससे भी महंगे फोन में मिलता है। अच्छा, जैसे Redmi 12 5G वगैरह में। हाँ। और नतीजा ये था कि नोवा 5G की परफॉर्मेंस उस लेवल के आसपास है। मतलब कीमत के हिसाब से परफॉर्मेंस वाकई दमदार है। ये तो बहुत अच्छी बात है।
कैमरे का क्या हाल है? कैमरे हैं, पीछे डुअल कैमरा जैसा दिखता है, पर शायद एक ही मेन लेंस है। फ्रंट में सेल्फी कैमरा भी है। फोटो क्वालिटी दिन में ठीक ठाक बताई गई है कीमत के हिसाब से। डिटेल्स बहुत शार्प नहीं है, सेल्फी भी औसत है। कोई खास बात कैमरे में? एक चीज नोट की गई कि तस्वीरों में ज्यादा ओवर प्रोसेसिंग या ब्यूटी मोड नहीं है, नेचुरल सी लगती है। वीडियो 1080p 30 fps पर रिकॉर्ड होता है। क्वालिटी ठीक है, स्टेबलाइजेशन भी थोड़ा बहुत है। लेकिन कुछ तो कमी होगी। हाँ, एक बहुत बड़ी कमी है माइक की क्वालिटी। समीक्षक ने कहा कतई घटिया, आवाज बहुत दबी हुई, खराब रिकॉर्ड होती है, तो वीडियो कॉल या व्लॉगिंग के लिए तो बेकार है। ओह, ये तो गड़बड़ है। अच्छा, नाम में AI+ है। AI फीचर्स कैसे हैं? अभी तो AI का कुछ खास इस्तेमाल नहीं दिखता, शायद फोटो प्रोसेसिंग में थोड़ा बहुत। हाँ, गूगल जेमिनी इंटीग्रेटेड है। अच्छा, जैसे गूगल लेंस। हाँ, वैसा ही। वीडियो में एक डेमो था जिसमें फोन ने एक महंगी स्टूडियो लाइट को पहचानकर उसकी कीमत बता दी। कंपनी कह रही है कि आगे अपडेट में और AI फीचर्स आएंगे, पर अभी तो नाम के मुताबिक कुछ खास AI नहीं है। तो परफॉर्मेंस अच्छी, डिस्प्ले बढ़िया, माइक खराब, AI सीमित। अब आते हैं कहानी के आखिरी मोड़ पर, अपडेट्स और फाइनल फैसला। हाँ, ये बड़ा नाटकीय था। वीडियो लाइव होने से ठीक पहले फोन पर एक अपडेट आया। अच्छा, क्या हुआ अपडेट में? वो जो सारी चाइनी एप्स थी ना, फोन क्लोन, फोन मैनेजर, फोन असिस्ट, जिनकी हमने बात की, हाँ, वो सब हटा दी गई। क्या अपडेट से हटा दी? इसका क्या मतलब निकालें? यही तो सवाल है। एक तरफ लगता है कि कंपनी फीडबैक सुन रही है, चिंताएं दूर कर रही है, हाँ, पर दूसरी तरफ शक और गहरा होता है कि ये एप्स और वो प्राइवेसी पॉलिसी वाले क्लॉज शुरू में डाले ही क्यों थे? क्या पकड़े जाने का डर था या बस गलती थी? भरोसा थोड़ा और हिल जाता है। तो फिर वीडियो बनाने वाले का आखिरी फैसला क्या था? क्या कहा उन्होंने, खरीदें या नहीं? उन्होंने कीमत और फीचर्स के कॉम्बिनेशन की बहुत तारीफ की, कहा कि ये बहुत बड़ी चीज है। उनका मानना था कि इस फोन को बिकने के लिए किसी देशभक्ति या इमोशनल मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है। मतलब जैसे माइक्रोमैक्स ने पहले किया था? हाँ, इसका वैल्यू प्रोपोजिशन कम दाम में इतने फीचर ही इतना तगड़ा है कि ये अपने दम पर बिक सकता है। लेकिन खरीदने की सलाह दी या नहीं? नहीं, तुरंत खरीदने की सलाह नहीं दी। क्यों, जब फीचर इतने अच्छे हैं? वजह वही माधव सेठ का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड और ये शुरुआती गड़बड़ियां। समीक्षक ने कहा कि फाउंडर का जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है वो उतना ट्रस्ट करने पर अलाउ नहीं करता। ऑनर में महंगा फोन लाकर सस्ते में बेचना और अब एकदम से बजट में सबसे सुरक्षित का दावा, ये सब थोड़ा भरोसे में कमी लाता है। तो क्या सुझाव दिया उन्होंने? कि कुछ महीने इंतजार करें, देखें कि सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे आते हैं, वादे निभाए जाते हैं या नहीं, ब्रांड का रवैया कैसा रहता है, उसके बाद ही फैसला लें। तो कुल मिलाकर तस्वीर बहुत मिली जुली है। एक तरफ तो अविश्वसनीय कीमत पर जबरदस्त हार्डवेयर, मतलब 4500 रुपए में 90 हर्ट्ज डिस्प्ले, साइड फिंगरप्रिंट, 7500 रुपए में 5G 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, ये तो मतलब मार्केट हिला सकता है। बिल्कुल, हार्डवेयर तो कमाल का है इस दाम पर। लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा और प्राइवेसी के बड़े दावे और उनके ठीक उलट, शुरुआत में वो चीनी एप्स और वो डरावनी प्राइवेसी पॉलिसी। भले ही ऐप्स हटा दी, पर वो पॉलिसी वाले क्लॉज का क्या हुआ, वो बदले या नहीं, यह भी साफ नहीं है। और यही चिंता की बात है। वो शुरुआती इरादा क्या था, ये सवाल तो रहता ही है। तो ये विश्लेषण हमें सिर्फ स्पेसिफिकेशन से आगे देखने में मदद करता है, दिखाता है कि एक चमकते हुए ऑफर के पीछे क्या छुपा हो सकता है। सवाल यही है कि क्या ये कम कीमत उन शुरुआती रेड फ्लैग्स और भविष्य के भरोसे वाली अनिश्चितता को सही ठहराती है। और यही हम आज की चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। ये जो शुरुआत में विवादास्पद एप्स और चिंताजनक प्राइवेसी क्लॉज डाले गए, भले ही बाद में हटा दिए ने, ये कंपनी की उपयोगकर्ता सुरक्षा के प्रति असली सोच बनाम उनकी मार्केटिंग वाली बातों के बारे में क्या इशारा करता है? क्या ये बस एक शुरुआती चूक थी या कुछ ऐसा था जिसे छुपाने की कोशिश की गई? और सबसे जरूरी, भविष्य के अपडेट्स और वादों पर कितना भरोसा किया जाए जब फोन इतने सस्ते हों और शुरुआत इतनी शक भरी रही हो?